हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोपाल जी मेमोरियल स्कूल। आज क्लास तीसरा है हमारा, थर्ड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 12 की, जिस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में हम लोग यह स्टडी करेंगे कि हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेशंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बनाई गई है। ठीक है, किन किन आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं, किन आइटम को हम इंक्लूड नहीं करते अपने नेशनल इनकम में। ठीक है, तो आइए हम पहले जानते हैं कि हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। नेशनल इनकम में हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। यहाँ पर एक दिया है डोमेस्टिक टेरिटरी का कि द ज्योग्राफिकल एरिया विद इन अ कंट्री, political boundaries plus zones where resident operate embassies, ships and the aircraft abroad। ये कहने का मतलब इसका ये है कि जो हमारे देश की, ठीक है, जो हमारे देश की ये जो दे रहा है हमारा ना, ये क्या है हमारा, ये डोमेस्टिक टेरिटरी। सीधा सीधा समझिए, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है, डोमेस्टिक मतलब अपना भारत और टेरिटरी मतलब बाउंड्री। हमारे देश की बाउंड्री कहाँ तक है, उस बाउंड्री के अंदर जितने सारे हमारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होते हैं। कैसे एक्टिविटीज? इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, जितने सारे हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है वो सारे हमारे किस में आएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे, चाहे वो कोई फॉरेनर हो या अपने कंट्री का हो। ठीक है, एक और वर्ड यहाँ लिखा है कि नॉर्मल रेसिडेंस कौन होता है। इसमें एक नॉर्मल रेसिडेंट होता है, एक एनआरआई होते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंस को बता रहा है कि एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन residing in a country for over 1 year within their center of economic interest in the citizenship is not required। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से आया हो, ठीक है, वो अपना कंजप्शन भी हमारे देश में कर रहा हो, प्रोडक्शन भी कर रहा हो, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश के अंदर कर रहा है, मतलब जितने वर्क है वो क्या होना चाहिए, उसका इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने के लिए वो आएगा विद इन 1 ईयर्स, तो हमारे क्या होगा, हमारे वो नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या कर रहे हो, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। ये कर रहे हैं ना कि एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, कोई पर्सनल व्यक्ति हो या कोई इंस्टीट्यूशन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर 1 ईयर, वो हमारे देश में किस दिन समय से रह रहा हो, 1 साल से रहा हो, और उसका सेंटर क्या हो, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, तो वो हमारे क्या कराएंगे, नॉर्मल रेसिडेंस कराएगा। ये कहा ना सिटीजनशिप वर्सेस रेसिडेंसी क्या होता है। देखो, सिटीजनशिप इज ए लीगल स्टेटस। सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल स्टेटस है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर सिटीजनशिप मिलता है। बट एक इकोनॉमिकल सिचुएशन, एक इकोनॉमिकल स्टेटस से देखा जाए तो वह व्यक्ति क्या हो, किसी भी कंट्री का हो, 1 साल से ज्यादा समय तक हमारे देश के अंदर हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता हो, इसलिए उसको हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, नॉर्मल रेसिडेंस है। ठीक है, तो हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेशन में सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है, हमारे नॉर्मल रेसिडेंस से मतलब है कि वो हमारा देश के अंदर क्या प्रोडक्शन कर रहा है, क्या कंजप्शन कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट उसका हो रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पेज पे। देखिए, यहां पर कुछ इकोनॉमिक्स टर्म दिए गए हैं। ठीक है, इस इकोनॉमिक्स टर्म्स को एज ए इकोनॉमिक्स टर्म ये दिया है ग्रॉस, ग्रॉस वर्सेस नेट। अभी देखिए, ग्रॉस और वर्सेस नेट से मतलब यहाँ पर ये बनाना चाहता है कि हमारे देश के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन होता है, वो सारे प्रोडक्शन में कुछ समय के बाद जो कैपिटल्स यूज करते हैं, उस कैपिटल से क्या होता है, हरासमेंट होता है, डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएट होता रहता है। ये कहता है ग्रॉस इंक्लूड डिप्रिसिएशन। ग्रॉस में क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। कहता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कोई मशीनरी है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, हम किसी प्रोडक्शन मशीन का यूज कर रहे हैं, उस मशीन का डे बाय डे क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है। तो डे बाय डे और किसी कैपिटल का वैल्यू डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज ही क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है। अगर वो डिप्रिसिएशन हमारे किसी प्रोडक्ट के
कॉस्ट में इंक्लूड है, इसका मतलब वो क्या है, ग्रॉस वैल्यू है। और जैसे ही उस ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं, ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, नेट वैल्यू आ जाता है। वही बता रहा है कि ग्रॉस वर्सेस नेट क्या होता है। यहाँ दिया मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। आप ये समझिए कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, जैसे कि एमपी है और एफसी है, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब जिस वैल्यू पर कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल की जाती है, इट्स मीन फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स। एंड फैक्टर कॉस्ट मींस जब हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट उस गुड्स की कितनी कॉस्ट आई है वो हमारा क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। और फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में डिफरेंस मैंने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए कि हमें एक शूज या कोई वॉच ही बनाना है, ठीक है, कोई हमें वॉच बनाना है, ठीक है। तो वॉच बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा, क्या खरीदा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदा। सपोज रॉ मटेरियल हमारा कितने का पड़ गया, 500 का रुपीज, 500 का हमारा रॉ मटेरियल पड़ गया। अब इस रॉ मटेरियल में हमें क्या देना पड़ता है, गवर्नमेंट, अब कोई हम प्रोडक्शन करेंगे कोई गुड्स का, तो पूरी हमारा जो कॉस्ट आया है वो 500 आया है गुड्स का, लेकिन इसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ता है, ठीक है। और एक प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, कैसे पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको जानते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, जीएसटी है, ठीक है, एसजीएसटी सीजीएसटी देना पड़ता है। लेकिन वह जो टैक्स होता है प्रोड्यूसर किससे वसूलता है, कंज्यूमर से, यानी हम लोगों से। जब हम लोग कोई गुड्स को परचेज करने जाते हैं तो देखते हैं ना, बिल्स पे लिखा रहता है कि इंक्लूडेड टैक्स। इट्स मीन वो गुड्स के अंदर प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को दिया हुआ टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो पहले ही पर यूनिट क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, और वो हमसे कलेक्ट करते जा रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मार्केट प्राइस इज इंक्लूडेड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, ठीक है, आगे देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब नेट करने के लिए इसमें एक प्रोड्यूसर है जो किसी बैकवर्ड क्षेत्र में, बैकवर्ड एरिया में, जहां पर ज्यादा सेलिंग्स या प्रोडक्शंस करने की बहुत कम उम्मीद रहती है, तो उस क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स में उसको कुछ कंसेशंस दे देती है, बोलती है कि चलिए भाई हम आपको टैक्स में क्या करते हैं, कुछ कमी कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर भी सोचता है ठीक है, आप हमको टैक्स में कमी कर रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, जो गुड्स की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में भी क्या करेंगे, कुछ कम कर देंगे। तो जो कम करते हैं गवर्नमेंट के कहने पर, वही होता है हमारा सब्सिडीज, ठीक है। तो हमारा जो एनआईटी है, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो एनआईटी बराबर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, एनआईटी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, हम जब ये सब हमारे टूल्स है, ठीक है, ये क्या है, हमारे टूल्स है, किसके, जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए पहले हम एक एक इसके एग्रीगेट्स क्या है, बोला चैप्टर क्या नाम है, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सारे एग्रीगेट्स को हम वन बाई क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जिसमें से ये हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है। तो हमारे फैक्टर कॉस्ट के अंदर पहले से जो टैक्स इंक्लूड हुए हैं उन सभी टैक्सेस में से जब हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, एनआईटी आता है। और यह एनआईटी हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना होता है तब एनआईटी का हमें इस्तेमाल करना होता है। ये सारी चीज हम निकालेंगे, ठीक है। आइए एग्रीगेट्स हम चलते हैं। एग्रीगेट्स हमारा क्या है, देखिए एग्रीगेट्स, पहला एग्रीगेट है जीडीपी एंड एनडीपी, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिए क्या क्या कहता है, जीडीपी एनडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
पहला एग्रीगेट से, ठीक है। देखिए एग्रीगेट्स तो हमारे 8 है, ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग 4 ही चीज को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उन 4 चीज को हम समझ जाएंगे, जस्ट हम उसका अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो पहला एग्रीगेट है जीडीपी एंड एनडीपी। जीडीपी को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब एक एनडीपी जो दिया है इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी को हम लोग एक साथ क्या बोल सकते हैं? डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम जो होता है और ये एनएनपी, ये सभी क्या किसमें होते हैं? फैक्टर कॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट देख रहा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पहले क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग पिछली क्लास में ये जो सेकेंड चैप्टर था उसमें आपको बताया था कि फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स मतलब कि ऐसा गुड्स जो मार्केट में सेल हो, वो उसका लास्ट प्राइस होता है जहां कंज्यूमर क्या करता है? उसका पेमेंट करता है। और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये होता है कि उस गुड्स का आगे भी प्रोडक्शन जो होगा उसका प्रोसेस चलता रहेगा। एक गुड्स है, अगर मान लीजिए कि हम कोई, इसको समझिए क्या है फाइनल गुड्स को। फाइनल गुड्स कहने का मतलब ये है कि हम गए कोई कॉटन लाए, कॉटन खरीद कर, वो कॉटन अपने ले लाए हैं, मतलब कि उस कॉटन का हम अपने आप यूज कर रहे हैं, तो मतलब वो फाइनल गुड है। इट्स मीन वो क्या है? हमारे लिए फाइनल गुड है। लेकिन वही कोई ये टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर वो कॉटन लाती है तो उसके लिए वो फाइनल गुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उस कॉटन का यूज करेगी कपड़े बनाने में। जब वो कपड़ा बना लेगी तो कपड़ा उसके लिए क्या होगा? फाइनल गुड होगा। तो यहाँ पर फाइनल गुड का यही समझिएगा एक वर्ड में कि जब मार्केट में कोई गुड्स सेल होता है, जिस प्राइस पे कंज्यूमर उसको परचेज करता है, वही क्या होता है? फाइनल गुड। और नेशनल इनकम में हमेशा कौन सा इंक्लूड होता है? फाइनल गुड को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट वैल्यू हम उसमें नहीं जोड़ते हैं कभी भी। अगर एक्चुअली समझिए कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको हम ऐड करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि कई लोग होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि कौन फाइनल गुड है, कौन इंटरमीडिएट गुड है, किस वैल्यू को हमें जोड़ना है, किस वैल्यू को नहीं जोड़ना है। देखिए हम उसी प्राइस को ऐड करते हैं जिस प्राइस के लिए हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जिसका हमने कुछ ना कुछ सर्विसेज दिए होते हैं, जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है, वही हमें इसमें जोड़ना होता है नेशनल इनकम के अंदर। अगर हमें कोई गिफ्ट मिल गया, पैसा मिल गया, कोई हमें कहीं से स्कॉलरशिप मिल गया, ओल्ड एज पेंशन मिल गया, ये सब नहीं जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा ट्रांसफर वैल्यू, इसको एक वर्ड आएगा आप लोगों का ट्रांसफर मनी, वो ट्रांसफर मनी को हम नहीं जोड़ते इसमें। अब आइए इसमें क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ ईयर इंक्लूडिंग एनआईटी। कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन से वो एक साल के अंदर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। जीडीपी वही ना, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब मान लीजिए कि ये कोई कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री के अंदर हमारा जितने सारे इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जितनी कंपनियां हैं, सब लोग का जो इनकम है, इनकम जनरेशन है, वो हमारे इसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, मतलब बाहर का नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें बाहर का भी आता है, जोड़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि एक हमारा व्यक्ति है दुबई में वर्क कर रहा है, एक यूएसए में वर्क कर रहा है, कनाडा में वर्क कर रहा है, लेकिन वो रेसिडेंस कहाँ का है? हमारे देश का ही है ना। मतलब कि वहां जो वर्क कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने कंट्री को, ठीक है। वैसे ही फॉरेन कंट्री के लोग भी हमारे देश में वर्क करते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट कहाँ के लिए करते हैं? वहां करते हैं। वो नॉर्मल रेसिडेंस तो हमारे यहाँ कहलाएंगे, लेकिन जो उनका इनकम होगा वो क्या होगा? उस देश के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। इसके लिए वर्ड आता है ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एक होता है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हमारे जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारे देश के लोग किसी दूसरे देश में वर्क करके जो इनकम जनरेट करके अपने कंट्री को देते हैं, तो हमारे देश के जीडीपी में उसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब वही कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में वर्क कर रहा है ना, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट लगा है, वर्क जॉब कर रहा है या कोई मजदूरी कर रहे हैं, तो वो पैसा जो कमाएगा वो उसके देश के जीडीपी में जाएगा, ठीक है। तो जब हम ये लिखा है ना कि
एक देखिए यहाँ पर ये जीडीपी एट एमपी मिनिमम डिप्रिसिएशन, हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा नेट आता है। रिमूव द वेयर एंड द ऑफ कैपिटल फ्रॉम द टोटल आउटपुट। एक जो कैपिटल होता है उसका प्रोडक्शन जब होता है तो डे बाय डे उसका क्या होता है, वैल्यू घटती जाती है। आपने सुना होगा, पहले आपको बताया था डिप्रिसिएशन के बारे में ना। देखिए डिप्रिसिएशन बराबर क्या होता है, डिप्रिसिएशन बराबर होता है एसेट्स वैल्यू। क्या होता है, एसेट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू बटे में टाइम होता है, ठीक है, बटे में टाइम। तो हमें पता चल जाता है कितना डिप्रिसिएशन एक्चुअल में हुआ है। जैसे स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि कबाड़ी के भाव, मतलब कोई एसेट्स हम खरीदे हैं तो जिस रेट में उसको हम 5 साल के बाद भेजेंगे कबाड़ को, कबाड़ में, वही हमारा होता है स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। तो जब हम एसेट्स के टोटल एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, डिप्रिसिएशन होता है। एक एग्जांपल से मान लीजिए कि एक फोन है आज, है ना, ये फोन है, ये फोन मैंने 20,000 का 2020 में परचेज किया, ठीक है। जब मैं इसको बेचने के लिए गया, आया यह 2025 में, ठीक है, तो कितना समय लग गया, 5 साल लग गया। तो ये जो हमारा 20,000 है ना, यही हमारा कहलाता है एसेट्स वैल्यू। क्या है, एसेट्स वैल्यू, ठीक है। और ये जो 5 साल के बाद 2025 में हम इसको 10,000 में बेच रहे हैं, मतलब हमारा वैल्यू कितना घट गया है, 10,000। वो जो 10,000 है वही कहलाएगा स्क्रैप वैल्यू। जितना वैल्यू डिक्रीज होगा वो हमारा होगा स्क्रैप वैल्यू। और 5 साल में कितना हो गया है, 10,000, ठीक है। 5 साल में कितना हो जाएगा, 10,000। पता करते हैं कितना हो रहा है, 2,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 बट्टे में समय कितना है, 5 साल, 5 साल है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। ये कितना आ जाएगा, 10,000 बट्टे में 5, मतलब डिप्रिसिएशन हमारा कितना आया, 2,000 का आया। डिप्रिसिएशन कितना का है हमारा, 2,000 का आया है। तो जब हम डिप्रिसिएशन को अपने ग्रॉस में से माइनस करते हैं तो आता है क्या, हमारा नेट आता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन को ग्रॉस में से हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, हमारा नेट आता है। ये देखिए जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, जीडीपी एट मिनिमम नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोर्न बाय द फैक्टर। ये हमारे ये बताता है कि एक्चुअल में किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आया है। क्योंकि हमारा जब किसी गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है तो स्टेप बाय स्टेप उसमें कॉस्ट आते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट आता है, मशीनरी का कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट आता है, ठीक है। ये जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो कॉस्ट आता है, टैक्सेस आता है, फिर ट्रांसपोर्ट आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है। सारे कॉस्टेस को, ये सारे जो एक्सपेंसेस है जब एक जगह जोड़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ पर यूनिट क्या कॉस्ट आया है, वही हमारा होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर तो कोई एक ही गुड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वन बाय हम एक एक फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमें यहाँ एक शूज बनाना है, ठीक है, शूज बनाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए ना, इसके लिए हमें लेदर चाहिए, ठीक है, हमें कुछ प्लास्टिक्स भी चाहिए, मतलब जो जो चीजें शूज बनाने के लिए यूज किया जाता है। शूज से अच्छा आप एग्जाम्पल ये ले सकते हैं हम लोग समझने के लायक, कॉटन ले लीजिए, ठीक है। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए देखिए मैंने यहां पर ले लिया कॉटन, कॉटन ले लिया, ठीक है। इस कॉटन की वैल्यू सपोज मान लीजिए कि 100 है, 100 पर केजी है, ठीक है, कॉटन लिया। अब इस कॉटन को एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कॉटन को खरीदा और यहाँ लाकर क्या किया, वो इस कॉटन से थ्रेड बनाया। क्या बनाया, थ्रेड बनाया, थ्रेड धागा बनाया। अब उस धागे से वो क्या बनाएगा, क्लॉथ बनाएगा, ठीक है। उस क्लॉथ से क्या बनेगा, शर्ट बनेगा, ठीक है।
एक शर्ट बनकर आएगा। अब ये शर्ट कहाँ होगा? मार्केट में सेल होगा। मार्केट में क्या होगा? सेल होगा। जब ये मार्केट में सेल होगा तो मार्केट में सेल करते टाइम जो उसकी वैल्यू होगी वही हमारा कहलाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन यहाँ मार्केट तक आते हैं तो जितने सारे ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगे हैं, जितने सारे छोटे छोटे जो कॉटन पे जो एक्सपेंस है, थ्रेड्स के लिए एक्सपेंस लगा है, क्लॉथ बनाने में लगा है, इसको एडवर्टाइज करने के लिए लगा होगा, ये सारे के सारे जो कॉस्टेड है ये हमारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर कॉस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो वही अब इसमें एक टैक्स भी बताया था पहले ही कि जीडीपी एट एमपी मिनिमम नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट के साथ है एनआईटी, याद है? जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, ठीक है। अब यहाँ ये एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये एग्रीगेट एनडीपी एट मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये करेंगे मिनिमम डिप्रिसिएशन, रिमूव द वेयर एंड द टियर ऑफ द कैपिटल ऑफ द टोटल। इसमें डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं किसमें से? ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है? नेट आता है, ठीक है। ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आता है। मैं आप लोगों के लिए रुके, मैं अलग से इसको एक बार हम लास्ट में इस सारे जो एग्रीगेट से एक जगह उसका हम कन्वर्जन आपको बताएंगे, ठीक है। वही है, क्या है अब ये? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी, जी का मतलब पता ही है ग्रॉस, एन का मतलब नेट, ठीक है, और पी का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। सॉरी नेट नहीं होगा, ये हमारा नेट नहीं होगा, ग्रॉस नेशनल होगा, ठीक है। क्या होगा? नेशनल होगा। ये जब हमें इस एग्रीगेट में जो पहले एन आता है उसका मतलब नेट होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंस, रेसिडेंट तो समझते हैं ना कौन होते हैं? वो सारे व्यक्ति जो हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे ही देश के लोग किसी दूसरे कंट्री में जाकर इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं, वो ही हमारे क्या होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंस कहलाते हैं, ठीक है। बहुत से आप लोगों के घर में होंगे जो कई लोग दुबई में काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं ना, तो विदेशों में काम करते हैं तो हमारे देश से क्या है? नॉर्मल रेसिडेंस है। और उस देश के लिए क्या है? एनआरआई है। सॉरी, उस देश के लिए, हमारे देश में जो विदेशी लोग होते हैं वो एनआरआई कहते हैं, ठीक है। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एमपी मिनिमम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वही है। देखिए सेम है ना, ये मार्केट प्राइस पे है और ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट पे है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, देखिए यही हमारा कहलाता है नेशनल इनकम। फाइनली हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये ठीक है, नेशनल एनएनपी। ये सारे जो हम कन्वर्जन है पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नेशनल इनकम इन द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीगेट्स इक्वल जीएनपी एट एमपी मिनिमम डिप्रिसिएशन मिनिमम एनआईटी। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें से एनआईटी को माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ठीक है। और ये जो हम आगे पढ़ेंगे एनएफआई वगैरह का, तब हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो पाता है। आइए देखिए, यहां पर आपको समझने लायक बढ़िया है। विजुअलाइजिंग द फॉल ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में हो, ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जब हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो आता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जब जीडीपी एट एमपी मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस करते हैं क्या? डिप्रिसिएशंस को, तो हमारा क्या आता है? एनडीपी। क्या आता है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस आता है, ठीक है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, वही बता रहे हैं। और एनडीपी इसमें से जब हम माइनस करते हैं क्या? एनआईटी।
क्या करते हैं, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है, तब आता है एनआईटी। तो हमारा क्या आता है, एनडीपी एट फैक्टर कास्ट, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और इस डोमेस्टिक इनकम में जोड़ने क्या जोड़ते हैं, तो आता है हमारा एनएनपी। यहां दिया नहीं है लेकिन बताइए, डोमेस्टिक इनकम जो हमारा है, एनएनपी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन में समझेंगे। देखिए यहां दिया है एनडीपी और नीचे क्या दिया है, एनएनपी, ठीक है। हमें एन से एन आने में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक से जब नेशनल आना होगा तो यहाँ पर क्या चेंजेस करना होगा, बोलिए। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल आएंगे तो क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर वही जो हम बताए थे नॉर्मल रेसिडेंस की बात है ना, ये इनकम, ये आइए आप बताते हैं। देखिए यहां लेते हैं एनडीपी, ठीक है, नीचे लेते हैं एनएनपी, ठीक है। यहां ले लो एक फैक्टर कास्ट, यहां ले लो मार्केट प्राइस, ठीक है। क्या क्या करते हैं देखिए, आप आज पूरा समझा ही देते हैं, छोड़िए ये पूरा समझाइए शुरू से। यहां लीजिए जीडीपी, ठीक है, एट मार्केट प्राइस, और यहां ले लीजिए एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। इन्हीं से कन्वर्जन समझिए। ये हमारा क्या है, ग्रॉस, और ये क्या दिया है, नेट। पहले क्या है, ग्रॉस, उसके बाद नेट है। आप बताइए ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हैं, पहले बताया था ना, ग्रॉस से नेट जाने के लिए मतलब ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये हम माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन को, ठीक है। क्या माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन को, तो हमारा क्या आता है, नेट वैल्यू, समझिए। डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, नेट वैल्यू। अब ये बताइए कि डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए क्या करेंगे। जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल आना होगा तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो हमारा समझिए, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब हमारे देश के लोग जो विदेशों में वर्क करते हैं उनका इनकम, ठीक है, और अदर कंट्री के लोग जो हमारे कंट्री में वर्क कर रहे हैं उनका इनकम, जब हम उनका डिफरेंस लेते हैं तो हमारा क्या आता है, डोमेस्टिक से नेशनल पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए हमेशा हम लोग ये ऊपर वाली वैल्यू को हम रखते हैं, प्लस वैल्यू को, तो यही आता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NIFA, ठीक है। ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA कैसे आता है, इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, डिफरेंस करेंगे उसमें से क्या, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो हमारा आता है NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो जब हम उस चीज को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल आ रहे हैं ना, तो प्लस करेंगे, उसके डिफरेंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल आ जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए जो हमारा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड है इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, नेशनल आता है। अब यहाँ पी से पी में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, यहाँ चेंजेस है, मार्केट प्राइस से क्या चेंजेस है, फैक्टर कॉस्ट में चेंजेस है। तो क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए क्या करते थे, हम लोग यही नहीं करते थे, एनआईटी को क्या करते थे, जोड़ते थे, ठीक है। और हमारे एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी हमारा कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज,
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो हमारा आता है एनआईटी। जब इसका फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस जब जाना होता है तो हम क्या करते हैं, एनआईटी को जोड़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या आना है, मार्केट से आना है फैक्टर, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, जब मार्केट प्राइस से हम लोग फैक्टर पाएंगे तो माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जब फैक्टर से मार्केट जाते थे तो एनआईटी को क्या करते थे, इंक्लूड करते थे। ठीक है, अभी देखिए जीडीपी वही समझो, अभी तक हमें समझा रहा था ना, वही सब यहाँ पर दिया है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वही ऐड करते हैं, जो हम बताए ना NIF है, वही है जोड़ने के लिए बता रहे हैं। यहाँ जीडीपी का दिया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जब जाना होगा जीएनपी दिया है ना, मतलब यहाँ जी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डी से हम जा रहे हैं नेशनल, जी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हम डी से कहा डोमेस्टिक से जा रहे हैं नेशनल, तो यहाँ जोड़ा है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये जोड़ा है। अब देखिए जीएनपी से हमें जाना है कहां पर, जीएनपी फैक्टर कास्ट में जाना है, तो ना जी में चेंज है, ना एन में चेंज है, ना पी में चेंज है, चेंज कहां है, एम और एफसी में चेंजेस है। तो एन और एनआईटी का यहाँ डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, मार्केट से जाते हैं फैक्टर, एनआईटी माइनस करते हैं, फैक्टर से मार्केट जाएंगे तो एनआईटी जोड़ते हैं। ठीक है, हमें लगता है आप लोग पूरे क्लियर हो गए होंगे इस कन्वर्जन के बारे में। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसमें वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, ये है, ये कंपैरेटिव इनसाइट्स वगैरह है, वही डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो जो पीछे पर है ना, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम ही हमारा कहलाता है एनडीपी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम को बोलते हैं हम लोग एनएनपी एट एफसी। ठीक है, अब यहाँ कन्वर्जन में समझिए, देखिए कन्वर्जन इसमें दिया है, कन्वर्जन नहीं दिखे, सुनिए क्या है, एनडीपी, एन में कोई चेंज, डी से एन में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एनएफआई को प्लस करेंगे, पी में कोई चेंज नहीं, लेकिन एफसी में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ लिखा है कि व्हेन एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 0, जब हमारे देश के लोग किसी दूसरे कंट्री में जाकर कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे और अदर कंट्री के लोग हमारे देश में भी कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में हमारा डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश के लोग विदेशों में वर्क कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, वहां के लोग भी हमारे देश में इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इनकम की जो वैल्यू होगी दोनों इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में भी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होता है, इक्वल होता है। वही यहाँ समझाना चाह रहा है, कह रहे हैं ना कि व्हेन एनएफआई इज 0, एनएफआई मतलब वही जो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो फॉरेन कंट्री में काम, हमारे यहाँ जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है जिनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हमारे देश में कंजप्शन प्रोडक्शन सारी चीज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू, और हमारे देश के जो लोग हैं दूसरे कंट्री में ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी वैल्यू जब 0 होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम क्या होता है, इक्वल होता है। वही समझा रहे हैं यहाँ पर। सेकंड क्या कर रहा है, क्लोज्ड इकोनॉमिक्स क्या है, नो फॉरेन ट्रांजैक्शंस, मतलब ऐसी इकोनॉमिकल कंट्री जिस कंट्री में किसी फॉरेन कंट्री का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मतलब एक्सपोर्ट हो ना इंपोर्ट होता हो, सारा प्रोडक्शन एंड सेलिंग एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सारे कंट्री के अंदर जब होता है वही होता है हमारा क्लोज्ड इकोनॉमिक्स होता है ना, कि नो फॉरेन ट्रांजैक्शंस, विदेशों में किसी तरह का ट्रांजैक्शन होता ही कब है, जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज किसी से प्रोवाइड करते हैं या हम उनसे कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तभी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। और ट्रांजैक्शन किसका होता है, मनी ट्रांजैक्शन होता है। जब कोई मनी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का कोई सप्लाई कहीं हो ही नहीं रहा है, डिमांड हो ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा क्लोज्ड इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, ये एक इकोनॉमिकल सिचुएशन होता है। हर कोई कंट्री चाहता है कि हमारे किसी दूसरे कंट्री के साथ क्या हो, अच्छा रिलेशन हो, मार्केटिंग को लेकर, सेलिंग्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट्स इंक्रीज करने के लिए लोग क्या करते हैं, कई सारी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। तो ये हमें लगता है ये क्लोज इकोनॉमिक्स सबसे बेकार इकोनॉमिक्स होता है। इसमें कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं किसी देश से, मतलब वो देश विकसित नहीं हो पाता है। अपने ही घर में रहो, बनाओ, खाओ, पकाओ, अपने घर में ही बेचो, सारी चीज करो, तो क्या ही इसमें कुछ फायदा नहीं हो पाया। 0 बाई डिफिनेशन, डोमेस्टिक इनकम ऑलवेज इक्वल नेशनल इनकम। इस कंडीशन में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बराबर होगा, ये तो सीधा ही समझ में आ रहा है ना।
जब कोई फॉरेन कंट्री से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो दोनों बराबर हो जाएगा। जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। व्हेन नेट फैक्टर, देखिए ये कंडीशन समझा रहा है कि किस कंडीशन में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इक्वल होगा और किस कंडीशन में जीडीपी और जीएनपी बराबर होगा, वो कंडीशन है व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो, जीरो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर वही जीरो की बात हो रहा है क्योंकि जी में चेंज नहीं है, बस डी एन में चेंज है, तो डी एन में चेंज में तो एनएफआई को ही देखेंगे हम लोग। और जी में कब चेंज होता है, देखिए पहले जी है और यहाँ एन है, मान लीजिए जीडीपी हो गया, देखिए आपके ये जीडीपी हो गया, ठीक है, और नीचे हो गया एनएनपी, ठीक है, जीडीपी एंड एनएनपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो पहला एन जो दिखेगा ना, इसका मतलब होता है नेट, ठीक है। जिस एग्रीगेट में सबसे पहले जो एन दिखेगा, ठीक है, वो होता है नेट, और सेकेंड में जो दिखेगा वो उसका मतलब होता है नेशनल। क्या होता है, नेशनल, सेकेंड होगा नेशनल। और जो ये पहले ग्रॉस है, ये ग्रॉस कहलाता है, मतलब देश के अंदर ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा आता है नेट, और डोमेस्टिक में से एनएफआई को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, नेशनल, ठीक है। तो वो यही बता रहा है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारा क्या है। आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे, बाकी हम आप लोग एक समराइजिंग कंसेप्ट बताएंगे क्या होता है। चलिए हम एक पेज आपको लिए ले लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पे हम जाते हैं, कट करिए। देखिए आपको सारी चीजें, मैं आपको ये कन्वर्जन बताने वाला था। इस कन्वर्जन में आपको बताते हैं क्या है कन्वर्जन। देखिए ठीक समझिए, सारा एग्रीगेट्स का एक बार ये समराइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ठीक है, एनएनपी, ये हमारा हो गया एफसी, 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 एफसी मतलब फैक्टर का। सेम जीडीपी एट मार्केट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ये हमारे टोटल, ये मैं बता रहा हूं आपको कन्वर्जन, ठीक है। क्या है ये, कन्वर्जन, ठीक है। हमारे एग्रीगेट्स के कन्वर्जन कैसे होते हैं कि हमारे जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे उस कंडीशन में कभी क्वेश्चन में ये रहेगा, ये पूछ देगा, है ना, ये रहेगा, ये पूछ देगा, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहला आप लोग इसको बस समझ जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट ये हमारा कन्वर्जन है। आइए हम एक समझते हैं पहले यहाँ पर, ये जी से जी में कोई चेंज आया है, कोई चेंज नहीं है। क्या यहाँ जी से यहाँ जी आने में चेंज हुए, हाँ। यहाँ किसका, ग्रॉस से, ग्रॉस से कहाँ आए हैं, नेट आए हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रॉस से नेट आए हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये हटाइए, मैं कन्वर्जन बता रहा हूं, देखिए कलर तो चलिए इसे समझिए। हमें लगता है कोई सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गया है।
जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है। फैक्टर कास्ट, फैक्टर ये हमेशा नीचे रहेगा इस तरह से ना, इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। देखिए जी से नेट पाए हैं मतलब ग्रॉस से, ये क्या होता है हमारा ग्रॉस, ये हमारा ग्रॉस, ये क्या होता है नेट, ठीक है। जब हम ग्रॉस से नेट पाते हैं उस कंडीशन में डिप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। जब ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये डी है, डी से डी वाले में कोई चेंज हुआ है, यहाँ पर नहीं चेंज हुआ है। पी से पी में कोई चेंज नहीं, एफ से एफ में कोई चेंज नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी नेट से आए हैं ग्रॉस, जब हम ग्रॉस से नेट आए थे तो क्या किए थे, डिप्रिसिएशन को माइनस किए थे। जब नेट से ग्रॉस जाएंगे तो यहाँ डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। इसमें अब आइए डी से नेट आए हैं, कहाँ है डी से, मतलब डोमेस्टिक से कहाँ आए हैं हम लोग, नेशनल पाए हैं, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम आने के लिए हम वही चीज कैलकुलेट करते हैं जो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट जितना इनकम एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जनरेट कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे ही देश के लोग किसी अदर कंट्री में जाकर वर्क कर रहे हैं और वहां से इनकम करके हमारे देश को दे रहे हैं, ठीक है। उनका इनकम जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है नेशनल इनकम। तो कैसे जोड़ते हैं, फैक्टर इनकम पता ही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये हमारे कौन है, हमारे देश इंडियन है, क्या है, हम अपने देश की बात करेंगे ना, जब अपने देश का इनकम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो अपने देश की बात करेंगे। अब ये हो जाएगा फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। भाई ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी दूसरे देश में वर्क कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरा देश का व्यक्ति हमारे यहाँ वर्क नहीं कर रहा। भाई यूएसए की, कनाडा की कई सारी एमबेसी जो हमारे दिल्ली में उनका ऑफिस है, एमबेसीज काम करती है ना, तो उन एमबेसीज में तो हमारे देश के लोग भी हैं और फॉरेनर भी है। तो वहाँ के जो एम्बेसडर है वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो क्या है, एनआरआई है, लेकिन उस देश के लिए क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स है। तो हमारे देश से वो इनकम लेकर जा रहे हैं ना, वैसे ही। तो जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं ना, ये हमारा क्या होता है, जुड़ता है किसमें, नेशनल इनकम में, और ये होता है माइनस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जुड़ता है, और ये हमारा माइनस होता है। तो हमारा क्या आता है, डोमेस्टिक से नेशनल आता है। पी से पी में कोई चेंज नहीं है। फैक्टर कास्ट कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब हम इसका ऑपोजिट करेंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ ना जी में कोई चेंज है, ना डी में कोई चेंज है, ना पी में कोई चेंज है। चेंज कहाँ पर है, एफसी और एमपी में। तो एफसी और एमपी का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनआईटी को जोड़ते ही घटाते हैं, जोड़ते हैं। एनआईटी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस हम निकालते हैं तो एनआईटी को जोड़ते हैं, और एनआईटी हमारा कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डिप्रिसिएशन। तो हमारा क्या आता है, एनआईटी। तो हमें लगता है कि आप लोग कन्वर्जन ये समझ गए होंगे। इस कन्वर्जन में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ये लॉजिकल है, लॉजिकल लगाएंगे सब समझ में आ जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, थ्योरिटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है, लेकिन ये लॉजिक बहुत बेनिफिट होता है। आप कैसे उसको कंसेप्ट को समझने के लिए क्या लॉजिक लगा रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। इस जो एग्रीगेट्स वाला हमारा चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर है, इससे कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें 2-3 पॉइंट्स को आप लोग समझ जाएंगे, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स को, तो सिंपल हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा।
आइए अब इस कन्वर्जन का एक सिस्टम से मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। देखिए, जब ग्रॉस वैल्यू ठीक है से नेट वैल्यू आते हैं, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, डिप्रिसिएशंस को माइनस करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू आते हैं तो डिप्रिसिएशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, जब हम डोमेस्टिक से कहाँ आते हैं, नेशनल पर आते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं किसका, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो हमारा आता है नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड, इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस से हमारा आता है नेट फैक्टर। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम, ठीक है यहाँ छूट गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्वेश्चन में यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा रहता है NFIA। ठीक है, NFIA। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं कब, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं। ठीक है, अब आइए एक आता है, तीन ही है मेन, देखिए FC है, FC से आते हैं MP। FC से जब MP आते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, NIT को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, NIT को जोड़ते हैं, और NIT हमारे कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये सारी चीजें जो पॉइंट्स है ना, ये आप लोगों को मैं सेकेंड चैप्टर में पहले बता चुका, इसलिए मैं सारी पॉइंट्स को डिटेल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमें ये मान कर चल रहा हूँ कि ये इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं, सब्सिडी समझते हैं, कैसे मिलते हैं फैक्टर, इसलिए ये मैं एग्रीगेट्स बता रहा हूँ, ताकि आने वाले जो फोर्थ चैप्टर है, जब नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, उनमें 3 मेथड है, उन मेथड्स का यूज करने के बाद फिर इनकी जरूरत पड़ेगी। जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग कन्वर्जन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, लिखा रहेगा यहाँ GDP। ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा NNP, तो आपको पता ही है, यह मान लो कि लिख दिया FC MP, क्वेश्चन में आ जाएगा ना, FC MP आ गया। MP आ गया, तो आपको पता है ग्रॉस से नेट के लिए क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू जाने के लिए क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, नेट छूट गया क्या जी, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, कब, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए तब जोड़ते हैं। प्रोडक्शन कोई चेंज नहीं है, हम क्या करते हैं, FC से MP आते हैं, तो बताया ना, FC से MP क्या करते हैं, NIT को जोड़ते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, NIT को जोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही जब अपोजिट होने लगेगा, तो जो चीज जोड़ रहे थे वो क्या करने लगेंगे, घटाने लगेंगे। ठीक है, जो चीज हम जोड़ रहे थे वो सारी की सारी चीजें माइनस होने लगेंगी। टोटल 8 कन्वर्जन है। ठीक है, लेकिन ये आप ये 4 समझ जाएंगे ना, ये 4, उसी से सारे के सारे कन्वर्जन आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप, हमें लगता है कि ये जो आपका जो चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यही एग्रीगेट्स है। ठीक है, कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं जिसका यूज हम करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए। मैं आपको जब नेशनल इनकम का मेथड्स पढ़ाएंगे, उन मेथड्स में इनका यूज कैसे किया जाता है, इनकम
कैलकुलेट करने के लिए कब कहाँ कौन जोड़ेंगे कौन माइनस करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगे। तब तक के लिए ये क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू, एंजॉय योर डे।